नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात निकाय चुनाव के संग्राम की, जिसके पहले चरण का नामांकन जहां खत्म हुआ है तो वहीं दूसरे चरण का नामांकन शुरू हो गया है। वही बात होगी, लेकिन निकाय के इस लड़ाई को जीतने के लिए जो रणनीति और चाल समाजवादी पार्टी और बसपा ने चली है, उसने सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। वही बात होगी अखिलेश और जयंत के गठबंधन टेस्ट की, क्योंकि नगर निगम की लड़ाई में सिर्फ सपा की साइकिल ही नजर आ रही है। रालोद एक भी नगर निगम की सीट से चुनाव नहीं लड़ रही है। वही बात होगी अतीक और अशरफ की मौत पर हो रही 360 डिग्री सियासत की, क्योंकि जांच वाली जंग अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। लेकिन जिस तरह से अतीक और अशरफ की हत्या हुई है, उसने दूसरे माफिया को खौफ से भर दिया है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात निकाय के चक्रव्यूह की मास्टर चाबी, पहले चरण की त्रिकोणीयबाजी, क्योंकि 4 मई को पहले चरण का चुनाव होना है, जिसके लिए आज नामांकन मैदान में उतरे सभी महारथियों ने अपना अपना नामांकन भर दिया है। लेकिन इस बार निकाय की लड़ाई त्रिकोणीय होती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ सपा और भाजपा अपना दम दिखा रहे हैं, तो वहीं बसपा भी जीत की हुंकार भर रही है। निकाय के चक्रव्यूह की मास्टर चाबी, पहले चरण की त्रिकोणीयबाजी। उम्मीदवारों का जोश हाई, नामांकन के जरिए ताकत दिखाई। निकाय चुनाव को लेकर देश के सबसे बड़े सूबे की धड़कन तेज हो गई है, क्योंकि पहले चरण की जिन 10 नगर निगम, 100 नगर पालिका और 289 नगर पंचायत पर 4 मई को चुनाव होने हैं, उन सभी सीटों के लिए नामांकन खत्म हो चुका है। वहीं दूसरे चरण के लिए 7 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 255 नगर पंचायत के लिए नामांकन का रण शुरू हो गया है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन था। नामांकन के आखिरी दिन सभी सियासी दलों के जो उम्मीदवार हैं, अलग अलग जगहों पर उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार और कांग्रेस उम्मीदवार ने भी आज ही अपना नामांकन दाखिल किया है। पहले चरण में 10 नगर निगमों में चुनाव होने हैं और ज़्यादातर जगहों पर सभी दलों के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। दूसरे चरण के लिए भी आज से नामांकन शुरू हो गए हैं। लेकिन पहले चरण के नामांकन खत्म होने से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत दिखाते नजर आए। भाजपा की तरफ से मंत्री, सांसद और विधायक उम्मीदवारों का जोश बढ़ा रहे थे, तो सपा की तरफ से मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री जीत का दम भर रहे थे। लेकिन इस बार निकाय चुनाव की लड़ाई त्रिकोणीय नजर आ रही, क्योंकि इस बार बसपा भी फुल ऑन एक्शन में नजर आ रही। प्रदेश और केंद्र यानी ऊपर का कुर्ता ये बीजेपी का है, तो नीचे का पैजामा यानी नगर निगम भी बीजेपी का होना चाहिए। आज मैं यही कह रहा हूँ प्रदेश के लोगों से कि कुर्ता तो केंद्र और प्रदेश की सरकार है, लेकिन नगर निकायों में पैजामा जो है वो बीजेपी का हो, यानी निचले स्तर पर भी निकायों में भारतीय जनता पार्टी बने, जिससे सर्वांगीण विकास हो सके। यही निकाय चुनाव में तमाम समीकरण अपने पक्ष में होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने दमखम दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। सुषमा खरकवाल जब नामांकन कराने के लिए भाजपा कार्यालय पहुंची तो उससे पहले ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा समेत वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और तमाम विधायक वहां पर उनका इंतजार कर रहे थे। सुषमा रथ पर चढ़ी, वहां पर सबने अपने अपने भाषण दिए। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि हर हालत में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर सुषमा खरकवाल को चुनाव जिताएं। दिनेश शर्मा ने कहा कि यही समय है और यही सही समय है। निकाय चुनाव के पहले चरण को लेकर नामांकन के अलग अलग रंग नजर आए। कोई गाजे बाजे के साथ पहुंचा, तो कोई बड़ा जलसा लेकर नामांकन करता दिखाई दिया, तो कोई नामांकन के जरिए शक्ति प्रदर्शन करता नजर आया। लेकिन वाराणसी में
सपा के मेयर पद के उम्मीदवार ओपी सिंह का अंदाज बिल्कुल समाजवादी था, जो साइकिल से नामांकन करने पहुंचे। जो आटा 12 रुपये किलो मिलता था, आज 36 रुपये किलो मिल रहा है। जो सरसों का तेल 50 से 60 रुपये मिलता था, आज 150 से 200 रुपये किलो मिल रहा है। पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है और जनता मन बना ली है कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रही है और नगर निगम के चुनाव में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत होने जा रही है। पहले चरण में नगर निगम के जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है, पिछली बार ये सभी सीटें भाजपा ने जीत ली थी, लेकिन इस बार भाजपा ने 10 में से 9 सीट पर अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं, जिससे चुनाव दिलचस्प हो गया है, क्योंकि भाजपा ने जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा उन पर कहीं न कहीं पहले से बड़ी जीत का दबाव होगा। वही दबाव समाजवादी पार्टी पर भी होगा, क्योंकि बीते 2 चुनाव में सपा इनमें से किसी भी सीट पर खाता नहीं खोल पाई और सपा की मुश्किल भाजपा ने पहले ही ये कहते हुए बढ़ा दी है कि नगर निगम में उसकी लड़ाई सपा से नहीं बसपा से है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। बात माया का दलित मुस्लिम गणित साइकिल की रणनीति कितनी सटीक, क्योंकि 4 मई को पहले चरण में जिन 10 नगर निगम की सीट पर चुनाव होना है, उसके लिए सपा और बसपा ने बड़ी रणनीति बनाई है। सपा ने जहां दलित, मुस्लिम, ओबीसी और ब्राह्मण पर दांव चला है, तो वहीं बसपा ने 60% सीटों पर मुसलमानों को मैदान में उतारा है, जिनमें से 30% सीट ऐसी है जहां सपा और बसपा के बीच मुस्लिम उम्मीदवार वाला क्लैश हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बसपा का दलित मुस्लिम कार्ड उसे फिर से गेम में ला पाएगा। माया का दलित मुस्लिम गणित साइकिल की रणनीति कितनी सटीक। साइकिल का बदलेगा गियर, किसके बनेंगे सबसे ज्यादा मेयर। निकाय चुनाव की 760 सीटों पर मतदान है, लेकिन नजर निगम की 17 सीटों पर टिकी है, क्योंकि शह और मात का खेल इन्हीं सीटों को लेकर खेला जा रहा है। भाजपा अपने पुराने रिकॉर्ड की याद दिलाकर विरोधियों पर प्रेशर बना रही है। जहाँ तक नगर निकाय का चुनाव है, हमारी पूरी तैयारी है, हमने संगठन की दृष्टि से पूरी तैयारी की है। तो बड़ा चुनाव है और उसमें बड़े प्रत्याशी, मतलब बड़ी संख्या में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, तो हम पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में जाएंगे। पूरी तैयारी भैया, बीजेपी जीतेगी और पूरे कार्यकर्ता बूथ से लेकर प्रदेश तक के सब जुट गए हैं, बीजेपी जीतेगी। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में इतना विकास का काम किया है, इतने सुधार का काम किया है, इतने लोगों के जीवन को खुशहाल करने का काम किया है कि उनको मालूम है कि भाजपा की सरकार अगर नगर निकाय में भी बनेगी तो डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन सरकार हो जाएगी। अन्यथा अरविंद केजरीवाल जी की तरह आरोप लगाते हुए फिरेंगे कि हमें केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। तो लोगों को मालूम है सपा, बसपा और कांग्रेस को वोट देना अपने वोट की बर्बादी करना है और कमल को वोट देना खुशहाली को आमंत्रित करना। लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले चरण को फतेह करने के लिए जातीय गोलबंदी की रणनीति बनाई है। सपा ने पहले चरण की 10 सीटों पर 30% मुस्लिम, 30% ओबीसी, 20% दलित और 20% ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में उतारा। मतलब समाजवादी पार्टी ने जातीय गोलबंदी का एक पूरा मिश्रण बनाया है। इस बार इस चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम, दलित और ओबीसी वोट बैंक को लेकर अपनी जो दावेदारी है उसे मजबूत की है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से टिकट दिया है उसमें सभी कहीं ना कहीं जो समाज के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व है। खासतौर से मुस्लिम समाज की बात कर लें, दलित समाज की बात कर लें या फिर ओबीसी समाज की बात कर लें, इसके जरिए समाजवादी पार्टी इस बार स्थानीय निकाय चुनाव में मजबूती के साथ अपना दावा ठोक रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला निगम की लड़ाई जिता पाएगा, क्योंकि सपा के सामने बसपा ने मुस्लिम वाले दांव की बड़ी लाइन खींच दी। बसपा ने जहां 60% मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, तो वहीं 30% दलित उम्मीदवार पर भरोसा जताया और सिर्फ अगली जाति से एक ही प्रत्याशी को टिकट दिया, यानी 90% सीट पर बसपा ने दलित और मुस्लिम दांव चला। बहुजन समाज पार्टी ने पहले चरण के लिए जिन 10 मेयर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है उसमें 10 मुस्लिम समाज से आते हैं, जबकि कुछ उम्मीदवार वो दलित समाज से आते हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुटी है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने ये जो दाव चला है उसकी कोशिश है कि एक बार फिर से मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ आए। और अगर ऐसा होगा तो बसपा को पता है कि 2024 से पहले से स्थानीय निकाय चुनाव में भी वो बड़ी जीत हासिल
कर सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बसपा का दलित मुस्लिम कार्ड उसे फिर से गेम में क्या ला पाएगा, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा बुरी तरह से पिछड़ गई थी और विधानसभा चुनाव में उसे सिर्फ एक सीट ही मिली थी। लेकिन जिस तरह से बसपा फिर एक बार अपने दलित मुस्लिम वोट पर फोकस कर रही, उससे समाजवादी पार्टी में टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि सपा न खुलकर मुस्लिमों पर भरोसा जता पा रही और न ही दलितों को टिकट देने की हिम्मत दिखा पा रही। अब सवाल बड़ा है कि क्या समाजवादी पार्टी बसपा के बनाए जाल में फंस जाएगी या फिर उसकी नपी तुल्ली मिश्रण वाली रणनीति काम कर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात नगर निगम की लड़ाई से जयंत की दूरी क्या सिंबल बना मजबूरी, ये सवाल इसीलिए क्योंकि सपा और रालोद का गठबंधन है। लेकिन नगर निगम की हर सीट पर सिर्फ सपा ही चुनाव लड़ती नजर आ रही है। रालोद ने एक भी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, जबकि 3 दिन पहले जब बाबा साहेब की जयंती पर जयंत, अखिलेश और चंद्रशेखर एक साथ एक मंच पर नजर आए थे, तब तीनों ने भाजपा को हराने की कसम खाई थी। लेकिन जिस तरह से निगम की लड़ाई से रालोद दूर नजर आ रहा है, उससे सवाल बड़ा है कि क्या इसके पीछे राज्य स्तर की लड़ाई है जिसने रालोद को पहचान वाले संकट में डाल दिया है। नगर निगम की लड़ाई से जयंत की दूरी क्या सिंबल बना मजबूरी? सपा से रालोद का गठबंधन क्या चुनाव में मिलेगा पूरा समर्थन? अभी 14 अप्रैल को इंदौर के महू से एक तस्वीर आई थी, जिसके जरिए निकाय चुनाव से पहले गठबंधन की ताकत दिखाई गई थी, क्योंकि ये पहली बार था जब सपा, रालोद और आसपा तीनों के मुखिया एक मंच पर मौजूद थे। तीनों ने एक साथ मिलकर भाजपा को हराने की कसम भी खाई थी। लेकिन निकाय की जंग में लगता है कि रालोद की कसम कमजोर पड़ती नजर आ रही, क्योंकि नगर निगम की एक भी सीट गठबंधन के तहत रालोद को नहीं मिली। पहले चरण की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ही ताल ठोकती नजर आ रही। कहने को तो नगर निकाय का चुनाव समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन में मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर सामने है वो कुछ और ही कहानी कहती नजर आ रही है। पहले चरण में नगर निगम में महापौर की 10 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें से अधिकतर सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी कर चुकी है, लेकिन ताज्जुब की बात यह कि अभी तक रालोद के एक भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है। दरअसल खतौली में जीत के बाद से रालोद का जोश बढ़ा हुआ है। उसे उम्मीद थी कि निकाय चुनाव में वो न सिर्फ अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, बल्कि पश्चिमी यूपी में गठबंधन को लीड भी करेगी। लेकिन निकाय चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने रालोद का राज्य स्तर वाला दर्जा खत्म कर ऐसा झटका दिया कि जयंत की बनी बनाई सारी रणनीति फेल हो गई, क्योंकि जयंत को समझ नहीं आया कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि सबसे बड़ा संकट उस हैंडपंप वाले सिंबल का है जो दशकों से रालोद की पहचान है। हालांकि जयंत चौधरी ने चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से गुहार लगाई थी कि चुनाव में रालोद को हैंडपंप का ही सिंबल दिया जाए। हमारे कार्यकर्ता सब चीज़ों को देखते हैं और उनके मनोबल पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो लोग कल भी साथ थे, कल भी साथ रहेंगे। और जहाँ तक ये एक दर्जे की बात है, वो एक कानूनी दांवपेच है। हम लोग अपने कानूनी राय को लगातार मशवरा कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, और जो भी हमारे पास विकल्प होंगे वो उन विकल्पों का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन आपने ठीक कहा कि जो जिस तरह से इस समय पे ये फैसला लिया है, तो एक शंका लोगों के मन में बनती है कि ये टाइमिंग क्यों? यही फैसला आप इस प्रक्रिया के बाद ले लेते तो समय भी मिलता सर। लेकिन जयंत को भरोसा मिले ऐसा कोई जवाब चुनाव आयोग से नहीं आया। तो क्या यही वजह है कि सपा ने पहले चरण में रालोद को नगर निगम की एक भी सीट नहीं दी? और क्या यही मजबूरी थी कि जयंत ने भी एक भी नगर निगम पर चुनाव लड़ने की जिद नहीं की? क्योंकि पहले मेरठ की मेयर सीट पर रालोद अपना दावा ठोक रही थी और सपा के मेरठ से चुनाव लड़ने के ऐलान से नाराज बताई जा रही थी। देखिए, ये जो सारे कार्ड है ना जी, ये सारे सारे वोट बैंकिंग की राजनीति के कारण है। यही चलते रहते हैं, वो उनको यही आदत पड़ी हुई है। और देखा जाए तो इसकी शुरुआत कांग्रेस नहीं करी थी, वो अपना गणित बना करके करती थी ये। तो आप देखें कि लगातार इसी प्रकार के कार्ड चल करके जाति के और वोट बैंक का जो उनका समीकरण है उसको साधने की कोशिश करते हैं। परंतु पिछले 9 साल से या उत्तर प्रदेश के अंदर 6 साल से ये कार्ड धीरे धीरे व्यर्थ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या रालोद का समर्थन सपा को पश्चिमी यूपी वाले नगर निगम जिता पाएगा? क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन जिन सीटों पर रालोद का उम्मीदवार था वहां तो वोट मिला, लेकिन जहां सपा का प्रत्याशी था वहां रालोद का वोट भाजपा की तरफ गिर गया। ऐसे में एक बड़ा संकट अखिलेश यादव के लिए भी है, क्योंकि नगर निगम में चुनाव न लड़ने से जयंत का पूरा फोकस कहीं न कहीं नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव पर होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। बात खौफ में है मुख्तार, इरफान परिवार की सुरक्षा की गुहार, क्योंकि जब से अतीक और उसके भाई अरशद की हत्या हुई है तब से मुख्तार जैसे माफिया के दिल में दहशत भर गई है। डर सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी को भी है, जिन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई है। अतीक की मौत से दहशत में माफी, शाइस्ता बताएगी कौन किसका साथ दिया। इरफान की पत्नी को सता रहा है डर, कुछ हो गया अगर। जब से पुलिस सुरक्षा में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई तब से दूसरे कई लोगों के दिल और दिमाग में दहशत है, और ये डर उस मुख्तार अंसारी को भी सता रहा जो अतीक की तरह लोगों को डराता था, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने पुलिस कस्टडी में मेडिकल चेकअप से मना कर दी। वहीं एक डर सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को भी सता रहा, जिन्होंने पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दिया और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। परेशानी हो रही है और जो है बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो काफी हमें मतलब इनसिक्योर हो रहा है। अभी हम लोग सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। हमें महाराजगंज आना जाना भी होता है तो हम अकेली लेडी हैं, सफर कर रहे बच्चों के साथ, तो इसीलिए हम कमिश्नर साहब के पास आए थे सुरक्षा के हेतु बात करना। वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी के फीचर रिक्वायर्ड हैं वो हम इनहेंस कर देंगे, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सुरक्षा और सुरक्षा का भाव दोनों दें और हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। डिटेल उन्होंने नहीं दिया है कि कहाँ कहाँ पे और कब कब और कैसे कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, उनसे बात करके डिटेल भी पूछ लिया जाएगा, और सभी जगहों पे कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों को भी हम एग्जामिन कर लेंगे। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में हुई हत्या के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम को भी डर सता रहा है, और साथ ही मुख्तार अंसारी को भी अब डर सताने लगा है। जिस तरीके का घटनाक्रम प्रयागराज में हुआ है उसके बाद इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ने कानपुर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड से मुलाकात की है, और मुलाकात करके सुरक्षा की बात भी कही गई है। दरअसल जिस तरह से प्रयागराज में पुलिस के सामने 3 हत्यारों ने अतीक और अशरफ को मार दिया, उससे उन लोगों के दिल में डर बैठ गया जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं या जिनके परिवार की कई लोगों से दुश्मनी है। लेकिन जहां लोगों को डर है वहीं प्रशासन भी हर कदम फूंक फूंक कर उठा रहा, क्योंकि अतीक और अशरफ के हत्यारों को नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल भेज दिया गया, क्योंकि नैनी जेल में अतीक का बेटा अली बंद है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस अब तक शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई, जबकि उमेश पाल हत्याकांड के यही दोनों सबसे बड़े राजदार हैं। अब जब अशरफ और अतीक पर गोली चली थी तब अशरफ का आखिरी शब्द गुड्डू मुस्लिम ही था। अतीक की पत्नी शाइस्ता को पता है कि उसके पति ने कितनी दौलत बनाई है, कितनी बेनामी संपत्तियां किस किस नाम से बनाई हैं, किस किस के पास हैं, कितने लोगों को अतीक ने सैकड़ों करोड़ रुपए दिए हुए हैं। जबकि गुड्डू मुस्लिम को अतीक के आईएसआई नेटवर्क से लेकर तमाम गैंगस्टरों से संबंधों के बारे में एक एक डिटेल मालूम है। एसटीएफ कोशिश कर रही है कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता को सामने लाकर इन राज से जल्दी पर्दा उठाया जाए। अब सवाल इस बात का है कि क्या अतीक और अशरफ की हत्या के साथ साथ उमेश पाल की हत्या का एक एक राज खुल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। अतीक की हत्या सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, सियासत 360 डिग्री, क्योंकि अतीक और अशरफ की मौत के बाद राजनीति 7वें आसमान पर है। कोई कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहा है तो कोई सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, और अब इस हत्याकांड की जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं बल्कि 2 अर्जी आई है। अतीक की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, राजनीति 360 डिग्री। विपक्ष व लाउड, हत्या की साजिश पर डाउट। अतीक अहमद और अशरफ की मौत को 48 घंटे हो गए, लेकिन राजनीति है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि विपक्ष कानून व्यवस्था की दुहाई देकर लगातार हमलावर है। हम तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो लेगा, एक इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट बनाएगा जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे, और उसमें बेहतर होगा कि कोई भी उत्तर प्रदेश का ऑफिसर ना हो, क्योंकि उनकी मौजूदगी में, उनकी कस्टडी में इन 2 लोगों की हत्या की गई। प्रदेश सरकार की
कानून व्यवस्था के ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ बची है कि नहीं बची है। आपसे बात करते हुए डर लगता है कि आप में से कौन आकर के हमें सीधे गोली मार दे। हमें तो सबसे पहला डर अब यही होने लगा। अतीक हो या उनके परिवार हो, ठीक है, हत्यारा होता है, कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है। और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, उसके लिए तरीका है ना भाई। तो सत्ता पक्ष अतीक को संरक्षण देने, उसे पालने पोसने का आरोप लगाते हुए विपक्ष पर पलटवार कर रहा। रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है 3 लोगों की, जिसमें रिपोर्ट उसकी जांच आएगी और जो भी रिपोर्ट आएगी उस जांच के हिसाब से कार्रवाई होगी। और आज जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, आखिर 101 मुकदमे हत्या के, डकैती के इस तरह के हुए, तो आखिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये विपक्ष ने ही उनको पाला पोसा था। ये जो समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। ठीक है, घटना हुई है, उसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित किया है। जांच हो रही है, जांच का विषय आने दीजिए। कई विषय संदेह के घेरे में हैं। आखिर कौन कौन इस प्रकार के लोग थे जो अतीक अहमद ने क्या बोला है, क्या कबूला है, वो बाहर ना आ जाए, तो ये सब जांच का विषय है, आने दीजिए। इस बीच अतीक और अशरफ की हत्या पर जांच की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने अपनी याचिका में इस पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है, जबकि इससे पहले एक याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। इस याचिका में मांग की गई कि 2017 से अब तक यूपी में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उनकी एक्सपर्ट कमेटी से जाँच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर के 2 याचिकाएं दायर हो गई है। पहली याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की, जिसमें उन्होंने मांग की है कि अतीक और अशरफ की हत्या के साथ साथ असंख्य एनकाउंटर और उत्तर प्रदेश में जो अब तक एनकाउंटर हुए, जिनमें 183 लोगों की मौत हुई है, इन तमाम सारे एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाए, जिसकी जांच अगर बात करें तो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाए। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने भी लेटर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और मांग की है कि अतीक अहमद की हत्या की जांच CBI के द्वारा कराया जाए। उधर अतीक अशरफ हत्याकांड मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे एक्शन में हैं। मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। इसके साथ ही 3 सदस्यीय जांच आयोग के गठन के निर्देश भी दिए गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अतीक की मौत पर शुरू हुई राजनीति सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद खत्म हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।